हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर। हम बूस्टर डोज व फाइनल रिवीजन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 वाली सीरीज में चैप्टर नंबर 3 ले रहे हैं, रासायनिक बलगतिकी। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर आपको रिवाइज करवाए हैं, ठीक उसी प्रकार हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आता है रासायनिक बलगतिकी क्या होती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग वे वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। यहाँ कुछ टॉपिक्स मैं कंसीडर कर रहा हूं, उनको लिख लेते हैं। जैसे पहला ही है अभिक्रिया का वेग, वेग के प्रकार, इसके बाद वेग को प्रभावित करने वाले कारक, आणविकता व कोटि, वेग स्थिरांक के मात्रक, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये हम कंसीडर करते हैं। इसके बाद और चैप्टर लेंगे। अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो हम अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता के संदर्भ में ज्ञात करते हैं। तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो निश्चित समय में या रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या होता है, अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाता है। वेग का मात्रक हो जाता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अगला जो है वेग के प्रकार। वेग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। औसत वेग, फिर है ताक्षणिक वेग, और इसके बाद है प्रारंभिक वेग। किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाता है। और किसी निश्चित क्षण, जैसे t बराबर 5 सेकंड या 6 सेकंड, तो किसी निश्चित क्षण अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। और t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। ताक्षणिक वेग को सांद्रता समय ग्राफ के ढाल पर स्पर्श रेखा खींचकर ज्ञात किया जाता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेट एवरेज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेट स्टैंड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेट इनिशियल। अगला है वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहले हैं अभिकारकों की सांद्रता, दूसरा है ताप, तीसरा है उत्प्रेरक, चौथा है विकिरण। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिकारक अणुओं के मध्य अधिक टकराव होती है, परिणाम स्वरूप अधिक उत्पाद बनता है। और अधिक उत्पाद बनने का अर्थ है अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्शन की रेट भी अधिक होगी। सेकंड है टेम्परेचर। रासायनिक अभिक्रिया का वेग 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 2 से 3 गुना हो जाता है, क्योंकि
ताप बढ़ाने पर प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और उन अभिकारक के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है जो उत्पाद में कन्वर्ट होते हैं। नंबर 3, उत्प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं संगठन और गुणों की दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है क्योंकि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी कर देते हैं, परिणाम स्वरूप अधिक अभिकारक के अणु उत्पाद में बदलते हैं और वेग बढ़ जाता है। देखो जो उत्प्रेरक है वो क्या करते हैं, मान लो हम ले रहे हैं ऊर्जा और यहां ले रहे हैं अभिक्रिया निर्देशांक। क्वेश्चन ऐसे आ जाए, उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, वितरण वक्र से समझे तो क्या होगा। देखो यहां से रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट P बन रहा है, ये जो एनर्जी बैरियर है इसको हम क्या बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन जैसे ही उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है इस सक्रिय ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये उत्प्रेरक की एब्सेंट में है और ये क्या है, उत्प्रेरक की प्रेजेंस में है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा का मान घट जाएगा तो वेग भी बढ़ जाएगा। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनको अगर सूर्य का प्रकाश या विकिरण दे दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब हम लेते हैं आणविकता वेग कोटि। तो देखो यहां मैं बात कर लेता हूं आणविकता और कोटि की। आणविकता क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या आणविकता कहलाती है, जबकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणु या परमाणुओं की संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है कोटि कहलाती है। या अभिक्रिया के वेग व्यंजक में सांद्रता के पदों के घातांकों का योग कोटि कहलाती है। आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती है, हमेशा पूर्णांक होती है। कोटि शून्य, भिन्नात्मक और पूर्णांक हो सकती है। आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है जिसको रिएक्शन के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कोटि एक प्रायोगिक राशि है, ये प्रैक्टिकली ज्ञात की जाती है। देखो अगला जो है वेग स्थिरांक। अब यहाँ पर अगर हम किसी अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं के, ए और बी। ये क्या है, इसको बोलते हैं वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। इसकी परिभाषा क्या हो, यदि हम ए और बी को इकाई ले लें तो वेग बराबर क्या हो जाएगा कि जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। अब देखो कई बार ऐसा आता है वेग बराबर के ए की पावर 1 बी की पावर हाफ और आगे क्वेश्चन दिया होता है अभिक्रिया की कोटि होगी। तो ऐसी स्थिति में जो घात है उसको जोड़कर अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जाती है, चाहे यहाँ पर माइनस हो प्लस हो, जो भी हो हमें उसको जोड़ना है। तो यहाँ पर 1 और हाफ को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3/2, तो रिएक्शन की कोटि क्या हो जाएगी 3/2। अगला है वेग स्थिरांक के मात्रक। तो देखो वेग स्थिरांक के मात्रक का सामान्य फॉर्मूला ये है, हम वैसे सीधा याद भी रख सकते हैं, सांद्रता। चलो सांद्रता क्यों लिखे, हम सीधा लिख लेते हैं मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर यानी लीटर की पावर -1, इस पर लिखेंगे हम 1 - n। n क्या है, कोटि। जब n बराबर 0 हो यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो मात्रक हो जाएगा, आगे सेकंड इनवर्स है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, ये तो बचेगा ही नहीं, तो इसके लिए मात्रक हो जाएगा सेकंड इनवर्स। और जब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो तो 1 - n की जगह 2 रखेंगे तो हो जाएगा -1, यानी सारी पावर चेंज। तो मोल है तो मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर इनवर्स लीटर रहेगा और आगे क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो इन पर भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें ध्यान रखना है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड शून्य कोटि, सेकंड इनवर्स प्रथम कोटि और मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। अब हम बात करते हैं शून्य कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो देखो मैं आपको
डेरिवेशन की बात कर ही नहीं रहा हूं। शून्य कोटि अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता, यानी उसकी शून्य घात के समानुपाती होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का फॉर्मूला है k बराबर r माइनस आर जीरो। देखो r माइनस आर जीरो बटा टी, या इसको हम क्या कह सकते हैं x बटा टी। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है, डायरेक्ट नंबरिकल आ सकता है। r क्या है, t समय पर, सॉरी यहां पर हम ये कर लेते हैं r0 माइनस आर बटा टी। ये r0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और r क्या है, t समय पर सांद्रता। जैसे मान लो पहले 10 ग्राम थी और बाद में 5 ग्राम हो जाए तो r0 माइनस r क्या हो जाएगी, 10 माइनस 5 बटा t। इसके अर्धायु काल का फॉर्मूला होता है शून्य कोटि अभिक्रिया का जो t हाफ है ये बराबर होगा r0 अपॉन 2k। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल का फॉर्मूला है, और शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड करता है। ये अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का फॉर्मूला है k बराबर 2.303 अपॉन t log प्रारंभिक सांद्रता r0 t समय पर r, या अगर log नहीं हो तो 1 अपॉन t नेचुरल log r0 बटा r। यह है प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, और प्रथम कोटि अभिक्रिया का t हाफ होता है 0.693 अपॉन k। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ये वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है। तो ये प्रथम और शून्य कोटि अभिक्रिया के फॉर्मूले हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। शून्य कोटि अभिक्रिया का एग्जांपल जैसे अमोनिया की सतह प्लेटिनम सतह पर अमोनिया का विघटन। प्रथम कोटि अभिक्रिया में जैसे रेडियो एक्टिव विघटन, अरे ना बात ध्यान में, ऐसे कुछ खूब एग्जांपल है, मैंने आपको करवाए भी हैं। अब हम शून्य कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया के बाद हमने इनका अर्धायु काल भी ले लिया है। अर्धायु काल क्या होता है, वह समय जिसमें अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, क्या कहलाता है, अभिक्रिया का अर्धायु काल। बोर्ड थोड़ा इरेज कर लेता हूं। वह समय जिसमें अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, अभिक्रिया का अर्धायु काल कहलाता है। तो हम शून्य और प्रथम कोटि अभिक्रिया तक कंसीडर कर चुके हैं। अब हम लेते हैं अगला जो है पॉइंट 2। इसके बाद हम आते हैं ताप गुणांक पर। मैं लिख लेता हूं बाकी रिमेनिंग चैप्टर के जो टॉपिक हैं। आरएनए समीकरण, इसके बाद है संगत सिद्धांत, एक और बचा हुआ है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, और ये भी हम मेंशन करेंगे सक्रिय ऊर्जा व देहली ऊर्जा। देखो सबसे पहले मैं यहां बात करता हूं ताप गुणांक। 10 डिग्री सेंटीग्रेड के तापांतर पर वेग स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। ताप गुणांक क्या होता है, देखो ताप गुणांक बराबर होता है kT प्लस 10 अपॉन kT। ये कितना होता है, लगभग 2 से 3। तो ये है 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक, और ये है 10 डिग्री कम पर ताप स्थिरांक। इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, ताप गुणांक। देखो आरएनए समीकरण से पहले हम आरएनएस धारणा की बात करते हैं। आरएनएस कहता है अभिक्रिया में अभिकारक के सभी अणु उत्पाद में नहीं बदलते, वही अभिकारक अणु उत्पाद में बदलते हैं जिनके पास अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा हो। किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है, और अभिकारक अणु परस्पर टक्कर द्वारा सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
वह अभिकारक अणु जिनके पास आवश्यक ऊर्जा हो वह अभिक्रिया करके मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं और संकुल टूट कर क्या देता है, उत्पाद। आर्यन समीकरण क्या है, ये है k बराबर a e की पावर माइनस e a अपॉन r t। यहाँ के वेग स्थिरांक, a चर घातांकी गुणांक, e a सक्रिय ऊर्जा, r गैस स्थिरांक और t क्या है, परमता। इस समीकरण की सहायता से हम ln के वे 1/t के मध्य ग्राफ खींच सकते हैं और किसकी गणना कर सकते हैं, सक्रिय ऊर्जा की। देखो जब हम इसका log लेते हैं तो अपने पास ये आता है log k बराबर log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1/t। जब हम log k और 1/t के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x, इसके साथ वाला m आगे माइनस है और ये क्या है, c। तो ये तो है अंत्यखंड ग्राफ का इंटरसेप्ट, m क्या होता है, ढाल। तो जब हम मान लो इस अक्ष पर ले रहे हैं log k और इस अक्ष पर ले रहे हैं 1/t, तो ग्राफ बढ़ता हुआ आएगा। ग्राफ का जो ढाल है ये किसके बराबर होगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, और जो अंत्यखंड है ये बराबर होगा log a के। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। तो ढाल अगर हमें पता हो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, सक्रिय ऊर्जा। तो ये सक्रिय ऊर्जा क्या है, देखो सक्रिय ऊर्जा होती है किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। एक और वर्ड आता है दहली ऊर्जा, तो किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा दहली ऊर्जा कहलाती है। अगर हम बात करें कि दहली ऊर्जा होती क्या है, तो देखो दहली ऊर्जा बराबर होती है अभिकारक अणुओं की ऊर्जा, क्योंकि जो अभिकारक अणु रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी खुद की तो एनर्जी होगी प्लस यह क्या हो जाएगी, सक्रिय ऊर्जा। कहने का अर्थ यह है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए उनको इतनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है, और ये अतिरिक्त ऊर्जा क्या है, सक्रिय ऊर्जा। और दहली ऊर्जा क्या है, अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, तभी रिएक्शन कंप्लीट हो। तो यदि हम सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करना चाहें तो दहली ऊर्जा में से अभिकारक अणुओं की सामान्य ऊर्जा निकाल लें तो हमें सक्रिय ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अगला है, ये देखो इसकी बात कर लेता हूं, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 और कोटि 1 हो, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एथिल एसीटेट का जल अपघटन, ये एथिल एसीटेट है, इसका जब अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो एक तो हमें मिलता है एसिटिक अम्ल और साथ में मिलता है एथेनॉल। इस अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर डिपेंड करता है, वाटर की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए कोटि 1 है लेकिन कुल 2 अणु है तो आणविकता 2। ऐसे ही सुक्रोज का जल अपघटन, सुक्रोज का जब हम अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो एक हमें मिलता है ग्लूकोज और एक हमें क्या मिलता है, फ्रक्टोज। ये भी छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का वेग केवल सुक्रोज की सांद्रता पर डिपेंड करता है, इसीलिए कोटि 1 है लेकिन आणविकता कितनी होगी, 2। अगला है संगत सिद्धांत। संगत सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर से उत्पाद बनते हैं। अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को संगत आवर्ती या टक्कर आवर्ती कहते हैं। अभिक्रिया का वेग संगत आवर्ती के समानुपाती होता है, यानी जितनी अधिक संगत आवर्ती होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये जेड ए बी, ए व बी अभिकारक के मध्य होने वाली संगत आवर्ती है। लेकिन इस सिद्धांत द्वारा जो मैं भी बोल रहा हूं, प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या, यानी हर टक्कर से उत्पाद बने, इस थ्योरी द्वारा हम सरल अभिक्रियाओं की व्याख्या कर सकते हैं, जटिल अभिक्रियाओं की व्याख्या नहीं कर सकते। जटिल अभिक्रियाओं के लिए संगत सिद्धांत कहता है कि हर टक्कर से उत्पाद नहीं बनता।
उसी टक्कर से उत्पाद बनता है जो टक्कर प्रभावी हो, अर्थात प्रभावी टक्कर से ही उत्पाद बनता है। तो प्रभावी टक्कर क्या होगी? वह टक्कर जिसमें टक्कर करने वाले अणुओं के पास अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा हो और उचित अभिविन्यास हो। तो उचित अभिविन्यास व आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा वाले अणुओं के मध्य होने वाली टक्कर प्रभावी टक्कर होगी और प्रभावी टक्कर से ही उत्पाद बनता है। तो ये हमने बात की रासायनिक बलगति वाले चैप्टर की। मैक्सिमम मैंने यहाँ पर जो टॉपिक है वो कंसीडर किए हैं। इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल पर न्यूमेरिकल बनता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल पर न्यूमेरिकल बनता है, प्रथम कोटि शून्य कोटि अभिक्रिया के का मान ज्ञात करने पर भी न्यूमेरिकल बनता है। मैंने करवाए हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक रिवीजन करेंगे। मैंने यहाँ पर आपको मोस्टली चैप्टर रिवीजन करवा दिया है। इसके बाद हम अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 बी में एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।